दोस्तों हम अपना क्वेश्चन आंसर राउंड कंटिन्यू करते हैं। हमारी ऑडियंस, जनरल पब्लिक और हमारे पेशेंट्स काफ़ी ऐसे हैं जो हमें क्वेश्चन शूट करते हैं हमारे वेबसाइट पे, और उसमें काफ़ी सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं। उनको आंसर देता हूं मैं, वन बाय वन ट्राई करते हैं अगर हम सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाएँ। एक क्वेश्चन हमें आया है कि आई हैव अ लॉट ऑफ स्क्रैची थ्रोट एंड इट वर्सन्स एट नाइट व्हेन आई लाई डाउन एंड आई नीड टू क्लियर माई थ्रोट। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम? दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो मैं देख पा रहा हूँ, अभी ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, बट नॉर्मली थ्रोट क्लियरिंग सारा दिन होना, आवाज़ बोलने से पहले थ्रोट क्लियरिंग करना, और रात को लेट के ज़्यादा थ्रोट क्लियरिंग और कुछ स्क्रैचीनेस इन द थ्रोट होना, मुझे लगता है कि ये पेशेंट्स को दो कारण हो सकते हैं। एक तो एलर्जी हो सकती है जिसके कारण इनको नाक से गले में ड्रिप हो रहा है, कुछ बलगम गले में गिरती है और उसकी वजह से ये थ्रोट जो है उसको स्क्रैची होता है, उसको थ्रोट क्लियरिंग करते हैं। सेकंड कारण जो ज़्यादा कॉमन है फर्स्ट रीज़न से, वो ये कि रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है। एसिड रिफ्लक्स जो होता है, पेशेंट्स रात को खासकर हैवी मील जब लेते हैं और इमीडिएटली लेट जाते हैं, उनको जो स्टमक कंटेंट्स ऊपर आते हैं और वो बर्न करते हैं, उनमें एसिडिक कंटेंट होता है, वो आपके सारे थ्रोट को बर्न करता है हल्का हल्का और उसको स्क्रैचीनेस देता है। ये पेशेंट इवन माइल्ड ड्राई कफ भी करते हैं रात को सोए सोए, और इनको थ्रोट क्लियरिंग भी रहती है। तो जो मुझे इनका क्वेश्चन समझ आया है उसके हिसाब से मेरा रिप्लाई है कि ये आपको शायद एलर्जी है और या आपको एसिड रिफ्लक्स है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें किसी ने भेजा है वो ये पूछ रहे हैं कि I am a normal individual. What is the chance of my getting ear infection? ये एक नॉर्मल इंसान हैं और ये पूछ रहे हैं कि इनको ईयर इन्फेक्शन होने का चांस है क्या? इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि अब ईयर इन्फेक्शन बहुत टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन जो खाली पिन्ना और अंदर कैनाल में इन्फेक्शन होना, दूसरा मिडल ईयर में इन्फेक्शन होना। तो ये डिफरेंट बीमारियां हैं। क्योंकि इन्होंने जनरल ईयर इन्फेक्शन पूछा है, तो एक आम इंसान को नॉर्मली कोई इतनी ईयर इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है। जो पेशेंट्स को स्किन एलर्जीज रहती हैं या जिनको खुजली रहती है कान में, या जो स्क्रैच करते रहते हैं अपने कानों को, वो अदरवाइज़ नॉर्मल है, लेकिन एज ए हैबिट है या कुछ थोड़ा बहुत इचिंग रहता है, स्किन डिसऑर्डर है, उनमें डेफिनेटली आप कभी भी एलर्जीज हो सकती है, कभी भी उसमें इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। विंटर में ज़्यादा कॉमन रहता है या फिर रेनी सीजन में ज़्यादा कॉमन रहता है। विंटर में क्योंकि ड्राइनेस रहती है स्किन पे, तो उनको एलर्जीज या ड्राइनेस के कारण खुजली होती है, जिससे वो स्क्रैच करते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाता है। रेनी सीजन में बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी रहती हैं कानों में, और जिनको टेंडेंसी रहता है उनको जल्दी हो जाता है। मिडल ईयर इन्फेक्शन जो है उसमें प्रेवलेंस नॉर्मल इंडिविजुअल्स में इतना नहीं है, लेकिन जो लोगों को काफ़ी ज़ुकाम रहता है, बार बार आपको सीजनल एलर्जीज़ या ज़ुकाम रहते हैं, जो कि आप अगर ट्रीट ना करें तो वो कान में इन्फेक्शन दे सकता है, कान में नाक की इन्फेक्शन कान में जा सकती है, जिससे कि वो मिडल ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। बट एज सच एक नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन में या एलर्जीज या कोई जुकाम या कुछ, उनको ये होने का चांस नहीं है। आई हैव अ ईयर इन्फेक्शन, कैन आई स्विम विद ईयर इन्फेक्शन? ये किसी ने पूछा है और मैं ये कहना चाहता हूँ
कि किसी भी टाइप की ईयर इन्फेक्शन अगर किसी को है तो स्विमिंग शायद उनको माफिक नहीं, उनको अलाउड नहीं है, बिकॉज स्विमिंग से उनका ईयर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर उनकी स्किन की प्रॉब्लम है तो वो इन्फेक्शन बढ़ सकती है, अगर वो मिडल ईयर इन्फेक्शन है तो उसमें इन्फेक्शन आ सकता है, जिनके परफोरेशंस हैं या होल्स हैं ड्रम में उनमें भी इन्फेक्शन आ सकता है। तो स्विमिंग ईयर इन्फेक्शन के चलते स्विमिंग अलाउड नहीं है। इनफैक्ट हम पानी को प्रिवेंट करने का एडवाइस करते हैं कि नहाते हुए भी पानी ना जाए, तो उनके लिए बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई बेबी हैज़ स्टफी नोज एंड he sleeps with mouth open and he doesn't have nasal breathing. What should we do? तो ये इनका बेबी जो है वो टॉडलर है, शायद 2-3 साल का बेबी है। तो ऐसे बच्चों में मुझे लगता है कि एलर्जीज हो सकती हैं इस बच्चे में, और एलर्जी होने से इनके नाक में स्वेलिंग हो सकती है, नाक बंद हो सकता है। अगर बहुत छोटा बच्चा है, जैसे इन्फेंट है, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल का अगर है, तो उसमें हम सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं, फ्रीक्वेंटली आप डालिए और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, उसमें उस एज में एलर्जीज़ भी आ जाती हैं और ऐसे बच्चों को एंटी एलर्जिक का दवाई देना चाहिए। नेज़ल स्प्रेज आते हैं वो देने चाहिए और नेज़ल सेलाइन ड्रॉप्स भी देना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सारी रेमेडी से आपके बच्चे का नोज़ जो है वो खुल सकता है, स्टफीनेस इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक किसी हमारे ऑडियंस ने भेजा है कि आई हैव साइनस इन्फेक्शन, आई हैव बीन एडवाइज साइनस सर्जरी, डू दे सक्सीड? तो ये उनका क्वेश्चन है कि उनको साइनस इन्फेक्शंस हैं और उनको डॉक्टर ने साइनस सर्जरी के लिए बोला है, तो क्या ये सक्सेसफुल हैं? मेरा कहना है कि साइनस इन्फेक्शन, जिनको क्रोनिक साइनस इन्फेक्शंस बोलते हैं, क्रोनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, जिसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं नाक बंद रहना, नाक बहना, पोस्ट नेज़ल ड्रिप होना, पीछे से ड्रिप होना, हेडेक्स होना और फ्रीक्वेंटली रहना या कॉन्टीन्यूसली कई महीने ऐसे चलता है, ऐसे पेशेंट्स में साइनस सर्जरी का बहुत बेनिफिट है, प्रोवाइडेड साइनस सर्जन एक्सपर्ट हो और इक्विपमेंट जो है प्रॉपर यूज़ की जाए, तो साइनस सर्जरी बहुत बेनिफिशियल है। इनफैक्ट उनकी साइनसाइटिस क्योर हो सकती है या उनकी साइनस की प्रॉब्लम्स काफ़ी माइल्ड हो सकती हैं आफ्टर दिस सर्जरी। तो मेरा कहना है कि इन एक्सपर्ट हैंड्स साइनस सर्जरी इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। I have ear infections, frequent ear infections. Can I travel by air or can I go to high altitude to mountains? मेरा इसमें ये कहना है कि ear infections, during ear infections I think आपको एयर ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग इन्फेक्शन एयर ट्रैवल में सिंस द प्रेशर चेंजेस, खासकर डिसेंट जब होता है एयरक्राफ्ट का या एक्सेंट होता है, उसमें इनको एक्यूट पेन होने का चांस रहता है। हमने कई पेशेंट्स को ब्लीडिंग होते हुए भी देखा है कान में, जब डिसेंट होता है तो जो अगर इन्फेक्टेड ईयर्स हैं तो कान में ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। कई पेशेंट्स के ईयर रप्चर भी कर जाते हैं अगर वो एक्टिव इन्फेक्शन हो नेगेटिव प्रेशर से। तो ड्यूरिंग एक्टिव ईयर इन्फेक्शन हम चाहते हैं कि आप एयर ट्रैवल मत करें जब तक ठीक नहीं होता है। सेम इज़ ट्रू विद हाई अल्टीट्यूड ट्रैवल। हिल्स पे जाना, प्लेन से हिल पे जाने में जो लोगों को तो ईयर इन्फेक्शन है वो मत जाएं। जिन लोगों को टेंडेंसी है कि उनको प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं जाएं। जिनको साइनस इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे करंटली वायरल हुआ है या नाक में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, उनको ईयर इन्फेक्शन होने का चांस है हाई अल्टीट्यूड पे, क्योंकि वहाँ ने प्रेशर कम हो जाता है, आपका ड्रम सक इन हो जाता है, अंदर चला जाता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। उस केस में आपको पेन भी हो सकता है, कान बंद हो सकता है और उसमें आपको इन्फेक्शन सेट इन हो सकती है। सो
साइनस प्रॉब्लम और या ईयर इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को एयर ट्रैवल और हाई अल्टीट्यूड ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए जब तक उनकी इन्फेक्शन ठीक नहीं होती है। एक और किसी का हमें क्वेश्चन आया है, आई हैव अ सोर थ्रोट and my voice is also not normal, it's hoarse, is whispering safe? तो ये कह रहे हैं कि मेरा गला ख़राब है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी होर्स चल रही है, तो क्या मैं विस्परिंग कर लूँ? विस्परिंग से सेफ रहता है? मेरा इसमें ये कहना है कि अगर आपका वॉइस टेम्पररी ख़राब है, गला ख़राब है, आपको खांसी है और वॉइस भी होर्स हो गया है, तो बेस्ट चीज़ है कि आप बोलना बंद करिए, 2-3 दिन वॉइस रेस्ट करिए तो जल्दी ठीक होगा। विस्परिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है, रादर आप नॉर्मल वॉइस में ही बोलने की कोशिश करें अगर बोलना है तो। और ज़्यादा विस्पर करने से भी वॉइस हर्ट हो सकता है, इसलिए आप वॉइस रेस्ट करिए, विच इज़ मच बेटर ऑप्शन। और जब तक 2-3 दिन वॉइस रेस्ट करने से आपकी आवाज़ ठीक होती है तो फुल वॉइस में बोलिए। विस्पर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है रादर। थैंक यू वेरी मच।